ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू जीन्स इज नोन एज हेरिडिटी। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनका ट्रांसफर उनके बच्चों में होना जीन्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं एनिमल्स की तरह, इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं इंसानों की तरह। उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज और कुछ कुछ डिफ्रेंसिएशन भी होते हैं। इन सब का जो मेन रीजन होता है वो होता है हेरिडिटी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेरिडिटी का जो पूरा प्रोसेस है वो आखिर में किस तरह से समझा गया है और साथ ही साथ हेरिडिटी का यूज क्या है हमारे साइंटिफिक फील्ड में। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संजय सहानी। So अब जब हेरिडिटी की बात हो चुकी है, अब हम जानेंगे हाउ वी गॉट टू नो अबाउट हेरिडिटी। लुकिंग फॉर द बैकग्राउंड, स्टार्टिंग विद नंबर 1, मेंडल। सो मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर सबसे पहले किसी ने फाउंडेशन या फिर रिसर्च स्टार्ट की थी तो वो थे जोहान फ्रीगर मेंडल, जिन्हें हम जानते हैं उनके फेमस मेंडल्स ट्री प्लांट एक्सपेरिमेंट के वजह से। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कैरी किया था फ्रॉम द ईयर 1856 टू ईयर 1863। इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 2 ट्री प्लांट्स लिए थे, वन विद द ग्रीन कलर सीड एंड सेकेंड विद द येलो कलर सीड। और फिर जब उन्होंने इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, उससे निकलने वाले जो प्रोजेनी थे या फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग थे, जिन्हें हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1, वो थे दोनों ही येलो कलर सीड के साथ में। और फिर जब इन F1 जनरेशन के प्लांट्स को उन्होंने एक दूसरे में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इससे जो F2 जनरेशन निकला यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन, वो थे 3 प्लांट्स विद येलो कलर सीड एंड 1 प्लांट विद ग्रीन कलर सीड। सो ये जो सडन चेंजेस से मेंडल इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहीं से इन द ईयर 1901 में ह्यूगो डी ब्राइस है जिन्होंने एक्सप्लेन करवाया कि ये जो सडन चेंजेस थे वो हो रहे थे म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन यानी कि जीन्स में ऑल्टरनेट चेंजेस होने की वजह से ये जो सडन चेंजेस थे वो दिख रहे थे। सो नाउ नंबर 3, वाल्टर सटन। इन द ईयर 1902 वाल्टर सटन वो पहले पर्सन बने जिन्होंने ग्रास हॉपर के सेल में एक पैड क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। और तभी तक एक और थियरी पुट फोर्थ हो चुकी थी जिसमें इसके अकॉर्डिंग जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, उन्हें कैरी किया जाता है क्रोमोसोम के थ्रू। तो अब जब हमें हेरिडिटी के बारे में इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल चुका था, तो अब लोगों के अंदर और क्यूरियोसिटी जागने लगी, आखिर जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो काम किस तरह से करता है, इसका नेचर क्या है। और तभी एंट्री होती है हमारे ट्रिनिटी यानी कि ऑस्वाल्ड डेवलिन, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्थी की, जिन्होंने ईयर 1944 में ये प्रूफ किया कि एक्सेप्ट वायरसेस, बाकी सभी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। और बात करें हम लोग सिर्फ वायरस की, तो उसके अंदर या तो डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सो इन द ईयर 1961 फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक मॉनट, द फ्रेंच जेनेसिस्ट, इन दोनों ने मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस का एक मॉडल प्रपोज करके दिखाया एक बैक्टीरियल सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, एक्चुअली ये होता क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली एक काफ़ी बड़ा टर्म है जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ये तीनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस प्रोसेस को बताऊं, तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर अमीनो एसिड्स को एक लाइन में या फिर एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। फिर बैक टू द टॉपिक। सो ये जो इनका मॉडल इन्होंने प्रपोज करके दिखाया, इसके अकॉर्डिंगली हमें हेल्प हुई कि डीएनए के अंदर जो भी हिडन कोड्स होते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर क्या क्या कोड्स या फिर क्या क्या जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है उनको हम अनकवर कर पाए। और इनकी इसी टेक्निक की वजह से जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक थी ये भी एमर्ज होकर ये भी सामने आई। अब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉलीशिप। तो बेसिकली हम किसी और ऑर्गेनिज्म से उनका डीएनए मॉलिक्यूल ले करके किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि उनका जो आने वाला डीएनए रिकॉम्बिनेशन रहेगा वो और भी ज़्यादा एडवांस हो और भी ज़्यादा सुपीरियर हो। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में होने वाले सडन चेंजेस का जो मेन रीज़न था वो थे कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना या फिर हेरिडिटी। और इतना ही नहीं, जो साइंस ऑफ हेरिडिटी वो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि हम इसके थ्रू किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं या फिर उस बीमारी का पता लगा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हेरिडिटी का साइंस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूजफुल होता है माइक्रोब्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा जो हेरिडिटी का टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है पूरा अच्छे से समझा हो। अगर ना समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रिपल-T यानी कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, जो कि जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दिस इज ऋतिक प्रजापति एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।